क्या आप रिबाइंडर इफेक्ट के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। जब आप किसी कप में होल करने की कोशिश करेंगे तो वह कप टूट जाएगा और इसमें आपको चोट भी लग सकती है। लेकिन जब आप कप को पानी में डालकर उस पर होल करने की कोशिश करेंगे तब बड़ी आसानी से कप में होल हो जाएगा। और यही है रिबाइंडर इफेक्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की वजह से इसकी हार्डनेस और डक्टिलिटी कम हो जाती है। साथ ही पानी शॉक वेव को एब्जॉर्ब करके इसे टूटने नहीं देता है। और आपको ये एक ऐसा मटेरियल है जो इंसान को एक फौलाद बना सकता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। इसका नाम है D3O। ये दिखने में तो एकदम सॉफ्ट लग रहा है मगर है नहीं। इसे अगर आप अपने हाथ पे लपेटकर उस पर हथौड़ा भी मार देते हैं तो भी आपको कुछ नहीं होगा। वैसे ही अगर आप इसे एक अंडे पे लपेटकर उसे जमीन पर पटकोगे तो भी वो अंडा नहीं फूटेगा। इससे अगर आप कोई जैकेट बना लेते हैं तो ये मटेरियल आपको किसी भी हमले से बचा सकता है। ये एक रियल लाइफ आयरन मैन सूट की तरह काम करेगा। D3O एक नॉन न्यूटोनियन तरल पदार्थ है। इसका उपयोग कई जगह किया जाता है, जैसे हेलमेट और ग्लव्स में। और तो और ये आपके मोबाइल के कवर में भी यूज होता है। दोस्तों, अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि उस मूवी में गारगेंटुआ नाम के एक ब्लैक होल को एक मिलर नाम का प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा था। ठीक वैसा ही एक प्लैनेट को साल 2020 में नासा के हबल टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था, जो एक ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। और सबसे खास बात यह है कि ये ग्रह हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है, बल्कि धरती से करीब 30 मिलियन लाइट ईयर्स दूर M51A नाम के गैलेक्सी में मौजूद है, जिसे वर्लपूल गैलेक्सी भी कहा जाता है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर खोजा गया पहला ग्रह है जो करीब शनि ग्रह जितना बड़ा है। इस ग्रह का नाम M51 ULS-1b रखा गया है, जो एक एक्स-रे बाइनरी सिस्टम को ऑर्बिट करता है। एक्स-रे बाइनरी सिस्टम में एक नॉर्मल तारे के साथ एक ब्लैक होल भी मौजूद होता है और ये ब्लैक होल अपने साथी तारे से उसके गैसों को खींचता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत से ग्रह मौजूद हो सकते हैं जो ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। हमारे यूनिवर्स में अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन फिर भी हमारा नाइट स्काई इतना ज्यादा डार्क क्यों दिखाई देता है, जबकि हमारे नाइट स्काई को हमेशा ब्राइट रहना चाहिए? क्या कभी आपने ये सोचा है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। इस फिनोमेनन को साइंटिस्ट ओल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं। एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में पूछा था कि अगर हमारा यूनिवर्स इन्फिनिट और स्टैटिक है तो हमारा नाइट स्काई हमेशा डार्क क्यों दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे रीजन कुछ और ही था। हमारा यूनिवर्स वास्तव में फाइनाइट एंड कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होता चला जा रहा है। इसी वजह से स्टार से निकलने वाली लाइट जो हम तक आ रही है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेच एंड वीक हो जाती है कि हमारे लिए उस लाइट को नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसके पीछे एक और फैक्ट भी है कि कई सारे स्टार्स हमसे इतने ज्यादा दूर है कि उन स्टार्स की लाइट हम तक पहुंचना अभी बाकी है। और वो सारे स्टार्स हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर है। और यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमें हमारा नाइट स्काई डार्क दिखाई देता है। पृथ्वी के इतिहास में सामूहिक विलुप्ति कभी कभार ही हुई है, लेकिन यह इतिहास की दिशा को पूरी तरह से बदल देती है। अब तक पृथ्वी 5 सामूहिक विलुप्तियां झेल चुकी है, जिनमें से हर एक ने 3/4 से ज्यादा जीवन को खत्म कर दिया। इसके अलावा विलुप्ति से पहले जिन प्रजातियों का दबदबा रहता था, बाद में उनका वो रुतबा नहीं होता था। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 6 करोड़ 60 लाख वर्षों से सामूहिक विलुप्ति के प्रभाव को महसूस नहीं किया गया है। अब हम 6ठी सामूहिक विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी को पिछले 50 करोड़ सालों के किसी समय के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से गर्म कर रही है। और यह भी नहीं है कि हम महासागरों को गर्म करके और उनकी अम्लीयता बढ़ाकर उनके प्राकृतिक संतुलन को नष्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे सारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, बल्कि इससे भी बुरा ये है कि हम इसे बहुत तेजी से कर रहे हैं। पिछले 50 सालों में जंगली जीवों की तादाद में औसतन लगभग 70% की गिरावट आई है और इस बार इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इस अंधकार में भविष्य के अनुमान के बावजूद उम्मीद की एक किरण है। जिंदगी की 4 अरब सालों की कहानी में हम पहली प्रजाति है जो समझ सकती है कि हमारी दुनिया के साथ क्या हो रहा है और हमें ये भी समझ है कि इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा। हमारी बुद्धिमत्ता हमें यहाँ तक लेकर आई है और सिर्फ यही हमें बचा सकती है। हमारा और पृथ्वी का भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। अब हम जो कदम उठाएंगे उससे जीवन का अगला अध्याय तय होगा। भारत महासागर में यमन देश से लगभग 340 किलोमीटर दूरी पर एक आइलैंड मौजूद है जिसे सोकोत्रा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड 3796 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 132 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। इस आइलैंड पर इंसानों की आबादी लगभग 50,000 है। इस जगह पर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप पृथ्वी के किसी और जगह पर नहीं बल्कि आप किसी और प्लेनेट पे हो, क्योंकि इस आइलैंड पर मौजूद हर एक चीज
आपको किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी की याद दिलाएगा। आपको यहाँ पर पेड़ों की काफी अजीब प्रजातियां देखने के लिए मिलेंगी। इस आइलैंड पर मौजूद लगभग 37% पौधों की प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, और वही 90% रेप्टाइल्स यानी सरीसृप की प्रजातियां और 95% स्नेल्स की प्रजातियां इस जगह के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। ये सिर्फ इसी आइलैंड पर देखने के लिए मिलती है। ये आइलैंड सच में काफी ज्यादा अनोखा है। पृथ्वी पर पूरा जीवन चक्र एक तारे और एक ग्रह के बीच बहुत सटीक और शालीन नृत्य पर निर्भर है, जिसे गुरुत्वाकर्षण ने 4 अरब 50 करोड़ साल पहले शुरू किया था। सूर्य के निर्माण से बची धूल और गैसों में गुरुत्वाकर्षण ने मलबे के टुकड़ों को आपस में जोड़कर धीरे धीरे एक ग्रह का रूप दे दिया। वो हमारी पृथ्वी के अभी के रूप से बहुत अलग था, लेकिन उसमें जीवन की तमाम संभावनाएं मौजूद थी। शुरुआती तारों से लेकर हमारी आकाश गंगा, हमारे सूर्य और हमारी पृथ्वी के जन्म तक गुरुत्वाकर्षण ने जिंदगी के लिए सही हालात तैयार किए। लेकिन हम पृथ्वी के जिस रूप को जानते हैं उसे वैसा बनने के लिए गुरुत्वाकर्षण को इसके रास्ते में अड़ंगा डालना पड़ा। हमारे ग्रह का निर्माण होने के कुछ ही समय बाद एक और छोटी सी दुनिया से इसकी टक्कर हुई थी, और उसके बाद चारों तरफ चक्कर काटते मलबे से गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी के सफर का एक साथी बना दिया। ये था हमारा चांद। इस चक्कर ने पृथ्वी को एक तरफ झुका दिया, जिससे ये झटके खाकर तेजी से घूमने लगी। लेकिन अरबों वर्षों में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को काफी शांत कर दिया। चांद धीरे धीरे दूर चला गया। पृथ्वी के घूमने की रफ्तार कम हो गई और इसने पृथ्वी की कहानी बदल दी। अंतरिक्ष में ना इंटरनेट के टावर मौजूद है और ना ही कोई केबल बिछी है। इसीलिए अब सवाल यह उठता है कि चांद या फिर अंतरिक्ष में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद वैज्ञानिकों से बातचीत कैसे होती है। चांद पर उपस्थित रोवर हो या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इनसे संपर्क करने के लिए नासा का ट्रांसमीटर नेटवर्क रिसीवर के मदद से ही कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। ट्रांसमीटर का काम मैसेज को कोड में बदलकर नेटवर्क के जरिए भेजना है, जिसे रिसीवर रिसीव करके डिकोड कर लेता है। स्पेस में मौजूद सारे एयरक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे होते हैं। ऐसे में उनसे कम्युनिकेट करने के लिए नासा ने पूरी पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में बड़े बड़े एंटीना लगा के रखा है। पृथ्वी पर इन एंटीना की जगह इतने ध्यान से चुनी गई है कि ये स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड स्टेशन के बीच कम्युनिकेशन की मुख्य धुरी के तौर पर काम करते हैं। इन एंटीना का आकार लगभग 230 फुट होता है। इतना बड़ा आकार और हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण यह 200 करोड़ मील तक भी संपर्क साध सकते हैं। हमारी पृथ्वी 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। फिर भी आपने कभी सोचा है कि हम इतनी रफ्तार होने के बावजूद भी गिरते क्यों नहीं? दरअसल इसका कारण है पृथ्वी की गति का बिल्कुल नियत होना। पृथ्वी की गति हमेशा 1674 किलोमीटर प्रति घंटा निश्चित रहती है, न कम होती है न ज्यादा। पृथ्वी की गति के साथ साथ हर एक चीज, हम और पृथ्वी का वातावरण भी इसी गति के साथ घूमते हैं। इस कारण हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि यदि आप किसी हवाई जहाज में बैठ के 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन जब एयरप्लेन उड़ रहा होता है तब आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि हवाई जहाज इतनी गति से उड़ रहा है, क्योंकि वो एक निर्धारित गति से उड़ता है। वैसे ही यदि आप किसी कार में बैठे हैं जो एक नियत स्पीड से चल रही है और रोड भी बिल्कुल समतल है, तो आपको बिल्कुल भी झटका महसूस नहीं होगा। लेकिन यदि ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आपको झटका लगेगा। तो यदि पृथ्वी भी अगर अपनी स्पीड कम या ज्यादा करती है या फिर घूमना ही बंद कर देती है, तो आप इसकी गति को महसूस कर पाएंगे। आपने तो बहुत सारे वीडियोस में अक्सर इस तरह के कलरफुल लाइट्स को तो जरूर देखा होगा। इन लाइट्स को ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और ये लाइट्स अक्सर साउथ पोल और नॉर्थ पोल के साइड देखने को मिलता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है ये कलरफुल लाइट्स बनते कैसे है? चलिए जानते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ी चुंबक है, जिसके कारण पृथ्वी के चारों ओर एक जबरदस्त चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और दूसरी तरफ सूर्य से निकलते चार्ज पार्टिकल्स और सोलर विंड लगातार पृथ्वी पर हमला करती रहती है। सूर्य से आने वाली सोलर विंड एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट की तरह काम करती है। हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इस करंट को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर पहुंचा देती है। जब ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स की तरह चमकने लगते हैं, और इसी कारण के वजह से ही हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऑरोरा देखने को मिलता है। आज से लगभग 44 करोड़ 50 लाख साल पहले जिंदगी को अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ा, क्योंकि पृथ्वी की जलवायु ठंडी होने लगी।
जिसका बहुत बुरा नतीजा होने वाला था। धीरे धीरे समंदर जमने लगा। पृथ्वी के गर्म इलाकों के महासागरों में रहने वाले जीवों के लिए यह जानलेवा बदलाव था। छिछले समंदर बर्फीली कब्रों में तब्दील हो गए। ये दुनिया में पहली सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन था। दुनिया के इस जमाने की जानलेवा घटना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 60% कमी आने से हुई थी। पृथ्वी को गर्म करने वाली इस ग्रीन हाउस गैस के बिना दुनिया में एक हिमयुग शुरू हो गया। यह हिमयुग 2 लाख वर्षों तक चला। इसके सबसे जबरदस्त दौर में लगभग आधी दुनिया बर्फ से ढकी थी, जिससे 85% जीवन खत्म हो गया था। पुराने लगभग सभी जीव दुनिया के वंश वृक्ष से हमेशा के लिए खत्म हो गए। गर्म इलाकों के छिछले समंदरों के खत्म होने से कुछ ऐसे जीव ही बचे जो ज्यादा गहरे पानी में जिंदा रह सकते थे। इनकी कामयाबी की वजह यह है कि गहरे समंदर में कोई बदलाव नहीं आता। 600 मीटर के नीचे तापमान शायद ही कभी बदलता है, जिसकी वजह से यह एक जैसे माहौल वाली सुरक्षित जगह बनी रहती है। जैसे कि आपको पता होगा, आज पृथ्वी पर जो जीवन संभव हो पाया है उसके पीछे मूल कारण है पानी। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले जब पानी एस्टेरॉइड्स के जरिए पृथ्वी तक पहुंचकर इसकी गहराई में समा गया, तो ये क्रिस्टल्स के शक्ल में चट्टानों में कैद था, पृथ्वी की सतह के बहुत अंदर। ये करोड़ों सालों तक मैग्मा के एक बड़े से समंदर के नीचे दफन रहा, लेकिन फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इसकी सतह सख्त होकर एक मोटे क्रस्ट में बदल गई और फिर आखिरकार अंदर का उबलता हुआ हिस्सा ज्वालामुखियों के रूप में फूट पड़ा। बड़े बड़े ज्वालामुखियों ने गैस और भाप को आसमान में कई किलोमीटर की ऊंचाई तक उछाल दिया। इतने उथल पुथल के बाद आखिरकार पानी के कण आजाद हो गए और उन्होंने शुरुआती बादलों का निर्माण किया। करोड़ों सालों तक ये बादल बनते और बढ़ते रहे और इनमें पानी की मात्रा भी बढ़ती गई। ये तब तक जारी रहा जब तक तापमान इतना कम नहीं हो गया कि बारिश की शुरुआती बूंदें आकार लेकर गिर सके। इसके बाद शुरू हुई तेज बारिश, जो कई हजार सालों तक जारी रहा, और यह चीज आज भी लगातार चल रहा है, जिसके कारण यहां पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। हमारी कहानी सूरज की दास्तां है। बहुत बहुत समय पहले हमारा सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम आज से ज्यादा ठंडा और अंधेरा था, लेकिन वो एक तारे के जन्म के लिए बिल्कुल सही हालात थे। उस समय तापमान लगभग 0 के करीब था और गुरुत्वाकर्षण की ताकत ने धूल और गैस को मिला दिया, एक बड़े गुबार की शक्ल में जमा करना शुरू किया। ये बादल सघन होकर गैसों के चमकते हुए गर्म गोले में बदल गया। ये था एक प्रोटोस्टार, और ये अपनी ओर इतनी गैस खींच रहा था कि इसके ध्रुवों से गर्म चीजों की धाराएं निकलकर अंतरिक्ष में कई प्रकाश वर्षों यानी लाइट ईयर्स तक फैल गई। यह नवजात तारा लगातार बढ़ता रहा, लगभग 3 करोड़ वर्षों तक। आखिरकार ये तब तक बढ़ता रहा जब तक ये अपने आप शक्ति पैदा करने लायक गर्म नहीं हो गया। ये था हमारा सूरज। इसकी सुनहरी किरणें लगातार चमक रही है। लगभग 4 अरब 60 करोड़ सालों से ये अरबों तारों वाली आकाश गंगा का महज एक तारा है। इसके बावजूद ये सबसे खास है क्योंकि यही इस कमाल के जीते जागते ग्रह को गर्मी और रोशनी देता है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी और शुक्र इतने समान होते हुए भी इतने भिन्न क्यों है? वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 5 अरब साल पहले पृथ्वी और शुक्र एक साथ जुड़वा के रूप में बने थे। उनकी द्रव्यमान, घनत्व और संरचना शुरुआती दौर में एक समान था। वे सूरज से समान दूरियों पर भी स्थित थे। फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पृथ्वी और शुक्र इतने भिन्न हो गए। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक थिया नाम का प्रोटोग्रह पृथ्वी से आकर टकराया, जिसके कारण हमारा चांद का निर्माण हुआ और पृथ्वी टिल्ट होकर तेजी से अपने कक्ष में घूमने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ जो हमें सोलर फ्लेयर्स और अन्य हानिकारक विकिरण से बचा लेता है। दूसरी तरफ शुक्र ग्रह ने भी उस वक्त एक ऐसा ही टकराव एहसास किया, लेकिन यह टकराव पृथ्वी के तुलना में बहुत छोटा था। यह टकराव शुक्र का धीरे और पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने का कारण बना और इसके परिणाम स्वरूप शुक्र का एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिसके कारण शुक्र पर सूर्य से आने वाली सोलर फ्लेयर्स और अन्य हानिकारक विकिरणों की बौछार होने लगी। वक्त के साथ साथ शुक्र सौर जगत का नरक बन गया और दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी एक हरा भरा ग्रह में तब्दील हो गया। क्या आपको पता है, नेपट्यून ने अपनी खोज के बाद सिर्फ एक कक्षा सूर्य के चारों ओर पूरी की है। नेपट्यून हमारे सौर मंडल में 8वां
और सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। नेपट्यून और सूरज के बीच की औसत दूरी लगभग 4.5 अरब किलोमीटर होती है। जितनी दूरी सूर्य से पृथ्वी का है, उससे लगभग 30 गुना दूर नेपट्यून स्थित है। सूरज से कोई ग्रह जितना दूर होता है, उसकी कक्षीय वेग कम हो जाता है। नेपट्यून को सूर्य के चारों ओर एक कक्षा यानी परिक्रमा पूर्ण करने में लगभग 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं, और इसके विपरीत सूर्य के नजदीकी ग्रह बुध को केवल 88 दिन लगते हैं एक परिक्रमा पूर्ण करने में। 2011 में नेपच्यून ने सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी की, 1846 में अपनी पहली खोज के बाद, और यह अपनी दूसरी परिक्रमा पूरी करेगा आज से लगभग 153 साल के बाद, यानी यही करीब 2176 साल के आसपास। क्या आप जानते हैं, बृहस्पति को अक्सर फेल्ड स्टार यानी असफल तारा कहा जाता है, क्योंकि इसमें वास्तविक तारों के साथ कुछ समानताएं हैं। तारे ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, और वे न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण चमकते हैं, जहां हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे बहुत अधिक प्रकाश और गर्मी निकलती है। किसी वस्तु को सच्चा सितारा बनने के लिए उसे इतना विशाल होना चाहिए कि उसके मूल में न्यूक्लियर फ्यूजन हो सके। लेकिन बृहस्पति एक गैस जायंट है, जो तारों की तरह ही ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। समस्या यह है कि इसके मूल में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करने के लिए आवश्यक द्रव्यमान नहीं है। बृहस्पति बाकी तारों की तुलना में बहुत हल्का है। वास्तव में यह सूर्य से लगभग 10 गुना छोटा है, जो तारों को शक्ति प्रदान करने वाली तीव्र परमाणु प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बृहस्पति में उच्च कोण, तापमान और दबाव जैसी सही स्थितियों का भी अभाव है। यदि बृहस्पति के निर्माण के दौरान उसका द्रव्यमान अधिक होता, तो वह एक तारा बन सकता था, लेकिन इसके बजाय ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बन गया। हालांकि यह एक आकर्षक ग्रह है, पर यह एक तारा नहीं है।